कल हम लोगों ने थ्री फेज एसी सर्किट पढ़ना स्टार्ट किया था। थ्री फेज एसी सर्किट यानी कि थ्री फेज वोल्टेज या थ्री फेज करंट का जनरेशन कैसे होता है, इसकी बेसिक्स मैंने आपको कल समझाई थी। और थ्री फेज ईएमएफ, थ्री फेज वोल्टेज, थ्री फेज करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं थ्री फेज वोल्टेज और थ्री फेज करंट का। आफ्टर दैट बैलेंस सप्लाई का क्या मतलब होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। बैलेंस सप्लाई होने से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे तीनों ईएमएफ या तीनों करंट का सम जीरो होता है। देन फेज सीक्वेंस क्या होता है, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है। फेज सीक्वेंस का क्या मतलब है, ऐसे समझिए। फिर ये थ्री फेज वोल्टेज या थ्री फेज करंट का वेव फॉर्म है। तीनों वेव एक दूसरे से 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड हैं। उसके बाद थ्री फेज जो लोड है वो कितने तरह से कनेक्ट किया जा सकता है, तो दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, स्टार कनेक्टेड लोड एंड डेल्टा कनेक्टेड लोड। स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल अवेलेबल होता है, डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल अवेलेबल नहीं होता। क्यों नहीं अवेलेबल होता? क्योंकि कनेक्शन का तरीका ही है। स्टार कनेक्शन में तीनों कॉइल का एक सिरा आपस में कॉमन होता है, कॉमन पॉइंट पे जुड़ा होता है, इसलिए न्यूट्रल बन जाता है। डेल्टा कनेक्शन में ऐसा नहीं होता। स्टार कनेक्शन हो या डेल्टा कनेक्शन हो, अगर तीनों वाइंडिंग के यानी तीनों फेजेस के इम्पीडेंस इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो हम बैलेंस लोड कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अनबैलेंस लोड कहते हैं। और आप लोगों को अपने लेवल पे यानी अपने क्लास में सिलेबस में जो पढ़ना है वो बैलेंस लोड से रिलेटेड न्यूमेरिकल और थ्योरी पढ़नी है। यहाँ पर हमने आपको फिजिकल यानी प्रैक्टिकली कैसे डेल्टा और स्टार कनेक्शन होता है इसके बारे में आपको समझाया था लास्ट क्लास में मैंने। तो इसका ध्यान रखिएगा। जो डायग्राम बनाया था इससे पहले वाले स्क्रीन पे जो आप देख रहे थे, ये पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम होता है कि बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ सके कि स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन कैसा बनता है। लेकिन मशीन के अंदर यानी जनरेटर हो या मोटर के अंदर, उसमें इस तरह से स्टार नहीं बनता। स्टार इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तीनों वाइंडिंग को 120 डिग्री पर मशीन के अंदर प्लेस करते हैं। जो स्लॉट्स होते हैं मशीन के अंदर, जिसके अंदर वायर्स बांधे जाते हैं यानी वाइंडिंग बांधी जाती है। उसके बाद कनेक्शन इस तरह से होता है जो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सिंगल फेज सप्लाई थ्री फेज से कैसे बनाते हैं। तो ट्रांसफार्मर के आउटपुट यानी सेकेंडरी से न्यूट्रल अवेलेबल होता है, उसके हेल्प से सिंगल फेज डोमेस्टिक सप्लाई दी जाती है घरों में। अब आपको अगला टॉपिक जो इसमें पढ़ना है वो है कनेक्शन ऑफ थ्री फेजेस। तो दो तरह से थ्री फेजेस को कनेक्ट किया जा सकता है, स्टार कनेक्शन एंड सेकेंड डेल्टा कनेक्शन। तो थ्री फेज जो मोटर होती है, जनरेटर होती है, उसमें दो तरह से वाइंडिंग का कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। सबसे पहले स्टार कनेक्शन के बारे में पढ़ते हैं और इसके से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको पढ़ते हैं। तीन आइसोलेटेड आइडेंटिकल कॉइल्स को इस तरह से कनेक्ट करें कि उनका एक सिरा कॉमन हो, कनेक्शन पॉइंट। तो इस तरह से जो तीन वाइंडिंग्स हैं कनेक्शन बनाती हैं, तो इसको कहते हैं स्टार कनेक्शन। तो ये तीन अलग अलग कॉइल्स हैं। सपोज एक सिरा इसका आर है और दूसरा सिरा है आर डैश। इसी तरह से इस वाली कॉइल का एक सिरा वाई है, दूसरा सिरा वाई डैश, बी, बी डैश। तो तीनों कॉइल का एक सिरा कॉमन है, जहां पर ये कॉमन पॉइंट कनेक्शन हुआ इसको कहते हैं न्यूट्रल। कुछ बातें ध्यान से समझते चलिए। बहुत आसान चीजें हैं कुछ समझने में, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत। जैसे कि ये जो आप कॉइल देख रहे हो, आर आर डैश, वाई वाई डैश, बी बी डैश, इसको वाइंडिंग्स के भी कहते हैं और फेजेस भी कहते हैं। यानी वाइंडिंग फेज दोनों एक ही मतलब है थ्री फेज कनेक्शन में।
अब कॉइल और वाइंडिंग में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको 4th यूनिट में एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल कॉइल वाइंडिंग सब एक ही मान के चलिए, दोनों में फर्क होता है कॉइल और वाइंडिंग में थोड़ा सा टेक्निकली, वो हम लोग यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ये मान के चलिए हम कॉइल मुंह से बोल रहे हैं या वाइंडिंग बोल रहे हैं एक ही बात है, फेजेस बोल रहे हैं एक ही बात है। तो कॉइल वाइंडिंग फेज तीनों एक ही टर्म है, इसमें फर्क मत करिएगा। यहाँ जो आपको आर आर डैश दिख रहा है ये एक फेज है या एक वाइंडिंग है, वाई वाई डैश एक फेज है या कह लीजिए वाइंडिंग है, बी बी डैश एक फेज है या एक वाइंडिंग। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब हम एक मिनट थोड़ा सा इस लाइन को एक्सटेंड कर लें, यहां से ये जो सिरा आर है यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे बाहर की तरफ कनेक्शंस को कनेक्ट करने के लिए। इसी तरह से y से हमने एक लाइन ड्रॉ की, b से हमने एक लाइन ड्रॉ, तो हमने 3 लाइन ड्रॉ किया, तो इनको कहते हैं लाइन। ठीक है, लाइन आर, लाइन वाई एंड लाइन बी। तो अब फिर से समझिए ध्यान से, इस कनेक्शन में 3 फेजेस हैं, आर आर डैश, वाई वाई डैश, बी बी डैश, और 3 लाइनें हैं आर वाई बी। वाइंडिंग को फेज कहते हैं, तो 3 फेजेस हो गए और 3 लाइनें हो गई। तो यहाँ पर इसको कहते हैं फेज, इसी तरह से इसको भी कहते हैं फेज, इसको भी कहते हैं फेज या वाइंडिंग कह लीजिए। 3 फेजेस होते हैं, 3 फेज कनेक्शन में 3 फेजेस होते हैं या वाइंडिंग्स होती हैं, वाइंडिंग को फेज भी कहते हैं, और 3 लाइनें होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाइंडिंग यानी कि फेजेस के क्रॉस, या दूसरे शब्दों में लाइन और न्यूट्रल के बीच में, वाइंडिंग के क्रॉस यानी कि फेज के क्रॉस या लाइन और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है उसको कहते हैं फेज वोल्टेज। जैसे यहाँ पर वी, एक मिनट, फेज आर के क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ वो हुआ वी आर। फेज वाई के क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसको कहेंगे वी वाई, और फेज बी के क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसको कहेंगे वी बी। अब जैसा मैंने कहा कि लाइन आर और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसको भी फेज वोल्टेज कहेंगे, तो कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि वी आर को वी आर एन लिखा होगा, इसी तरह से वी वाई को वी वाई एन लिखा होगा, एन न्यूट्रल पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, इसी तरह से वी बी एन लिखा होगा। तो वाइंडिंग के क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होता है या फेज के क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होता है उसको कहते हैं फेज वोल्टेज। यहाँ पर फेज वोल्टेज आप वी आर से डिनोट कर सकते हैं या वी आर एन से, इसी तरह से वी वाई से या वी वाई एन से, वी बी एन से या वी बी से। तो 3 फेज वोल्टेज हो गए, तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है, यानी तीनों जो फेज वोल्टेजेस हैं इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है, और इनके बीच में एंगल डिफरेंस 120 होता है। मैंने पहले ही बता दिया हम सब बैलेंस लोड के लिए ही पढ़ेंगे, इसलिए तीनों फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा और तीनों के बीच में एंगल डिफरेंस 120 डिग्री होगी। ये एक बात हो गई। पहला टर्म फेज वोल्टेज कहाँ होता है, वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट,
किसी भी दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है, जैसे आर और वाई के बीच में वोल्टेज इंड्यूस हुआ तो इसको कहेंगे लाइन वोल्टेज वी आर वाई। इसी तरह से लाइन वाई और बी के बीच में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसको कहेंगे लाइन वोल्टेज वी बाई बी। और बी और आर के बीच में वोल्टेज इंड्यूस होगा तो उसको कहेंगे वी बी आर, तीसरा लाइन। तो इस तरह से तीन फेज वोल्टेज और तीन लाइन वोल्टेज हो गए। लाइन के किसी भी दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज आएगा उसको नाम दिया जाएगा लाइन वोल्टेज। तीनों लाइन वोल्टेज मैग्नीट्यूड में आपस में इक्वल होते हैं और तीनों के बीच में एंगल डिफरेंस 120 डिग्री यानी 120 डिग्री होता है। अगली चीज, लाइन में बहने वाली यानी लाइन में फ्लो होने वाली करंट को कहते हैं लाइन करंट। जैसे लाइन आर में करंट फ्लो हो रही है उसे आई आर, लाइन करंट आई आर हो गई। इसी तरह से लाइन वाई में करंट आई वाई और लाइन बी में जो करंट है उसको आई बी। तो किसी भी लाइन में फ्लो होने वाली करंट को नाम दिया जाता है लाइन करंट, और फेज में बहने वाली करंट यानी वाइंडिंग में बहने वाली करंट को कहा जाता है फेज करंट। अब यहाँ पर कनेक्शन इस तरह से है कि जो करंट लाइन में बह रही है वही करंट फेज में भी आएगी। इसीलिए स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होती है। जैसे लाइन वाई में जो करंट बह रही है वही फेज में भी जाके फ्लो करेगी, इसीलिए लाइन और फेज करंट इक्वल है। इसी तरह से आई बी, इस लाइन में जो करंट फ्लो हो रही है वही बहते हुए फेज में भी जाएगी, इसीलिए यहाँ पर भी लाइन और फेज करंट इक्वल मानी जाएगी। लेकिन आप वोल्टेज के टर्म्स में अगर इस चीज को समझिए तो फेज में जो वोल्टेज यानी वाइंडिंग में जो वोल्टेज है और लाइन के बीच में जो वोल्टेज है वो अलग अलग है। पॉइंट आर और एन यानी न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज देखिए और किसी भी दो लाइन के बीच में वोल्टेज देखिए। लाइन आर और वाई के बीच में दो वाइंडिंग्स कनेक्टेड है, आर आर डैश वाई वाई डैश। इसका मतलब जो वोल्टेज लाइन के बीच में है वो वोल्टेज फेज के बीच में नहीं आएगा। तो फेज वोल्टेज और लाइन फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज तो अनइक्वल होते हैं स्टार कनेक्शन, लेकिन लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होती। क्यों? क्योंकि कनेक्शन ही ऐसा आपको दिख रहा है डायग्राम में कि जो करंट लाइन में बह रही है वही फेज में जा रही है, लेकिन जो वोल्टेज दो लाइन के बीच में है वो वोल्टेज दो फेजेस के बीच में नहीं आएगा। मतलब दो या जो फेज, ये पॉइंट आर है और पॉइंट एन है, इसके बीच का वोल्टेज और ये दो लाइन के बीच का वोल्टेज डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को हम नोट कर सकते हैं। वोल्टेज क्रॉस ईच वाइंडिंग और phases is known as phase voltages and given by mod of VR is equal to mod of Vy is equal to mod of Vb is equal to phase voltage stands for V suffix में P। पहली इक्वेशन। सिमिलरली voltage available between any two lines is known as line voltage and given by mod of Vry is equal to mod of Vyb is equal to mod of Vbr is equal to लाइन वोल्टेज के लिए सिंबल यूज करेंगे V सफिक्स में L is equal to इक्वेशन 2। इसी तरह से करंट flowing in each lines is known as line current and given by mod of IR
is equal to mod of Iy is equal to mod of Ib is equal to line currently symbol IL. Question 3. Similarly, current flowing in each phases is known as phase current and given by mod of IR is equal to mod of Iy is equal to mod of Ib is equal to IP stands for phase current. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन करंट और फेज करंट इक्वल है। अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि हमने तीनों लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को आपस में इक्वल क्यों दिखाया है, तो इसका जवाब ये है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप लोग बैलेंस लोड के लिए ही सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो तीनों वाइंडिंग है, तीनों के इम्पिडेंस इक्वल है, इसीलिए जो तीनों वोल्टेजेस आएंगे फेज में, लाइन में, इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा। इसी तरह से करंट्स के भी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे, बट इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो 120 डिग्री होगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ड्यू टू कनेक्शन डायग्राम, line current and phase currents are equal in delta connection, sorry, in star connection, not delta connection. So as per connection diagram, in star connection line current is equal to phase current, that is mod of IR is equal to mod of Iy is equal to mod of Ib is equal to IL is equal to IP। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि स्टार कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट सेम होती है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए दैट इन स्टार कनेक्शन लाइन करंट एंड फेज करंट आर इक्वल। और यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है ना, एज पर कनेक्शन डायग्राम, कनेक्शन डायग्राम का मतलब है ये वाला डायग्राम, दिस इज कनेक्शन डायग्राम, ये कनेक्शन डायग्राम। अब हम लोग इस टॉपिक में क्या करेंगे, अब हम लोग इस टॉपिक में फेज वोल्टेज यानी जो वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है और किसी भी दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है जिसको हम कहते हैं लाइन वोल्टेज, इनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। स्टार कनेक्शन में लाइन और फेज वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। तो हम इसी कनेक्शन डायग्राम का ही यूज करेंगे। हालांकि अब तो आपका थ्योरी पेपर हो नहीं रहा है तो डेरिवेशन तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जो रिलेशन इसमें स्टैब्लिश होगा वो जरूर पूछा जाएगा। लेकिन हम आपको डेरिवेशन करके दिखा देते हैं कि क्या दोनों में रिलेशन आएगा। तो टॉपिक जो इसको नाम दिया जाता है, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन line voltages and phase voltages in three-phase balanced star connected load।
थ्री फेज बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड लोड में क्या रिलेशन होगा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में, ये आपको समझना है। डेरिवेशन तो अब आएगा नहीं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि कैसे डेराइव हो। तो जैसा कि हम जानते हैं लाइन वोल्टेजेस जो होते हैं, लाइन वोल्टेजेस स्टार कनेक्शन में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है वी आर वाई से, वी वाई बी से और वी बी आर से। बैलेंस है इसलिए सिस्टम, तो तीनों लाइन वोल्टेज इक्वल होंगे, मॉड ऑफ वी एल इंटू वी एल इज इक्वल टू वी एल, पहली इक्वेशन। सिमिलरली फेज वोल्टेजेस आर गिवन बाय mod of VR equal to mod of VY is equal to mod of VB is equal to VP stands for phase voltage is equal to VP। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर ये बार नहीं लगेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड आप सिर्फ लिख रहे हैं इसलिए V है। इसी तरह से VP इक्वेशन 2। अब क्योंकि आप AC वोल्टेज थ्री फेज है, AC करंट है थ्री फेज, तो यहाँ फेजर रिलेशनशिप्स हैं, वी आर वाई वी आर, इनके बीच में क्या है, फेजर रिलेशनशिप है। तो हम लाइन और फेज वोल्टेज के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं उसके लिए हम फेजर रिलेशन यानी कि फेजर डायग्राम का ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए किसी भी दो सॉरी किसी भी दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज है, चाहे आप वी आर वाई ले लीजिए, चाहे वी वाई बी ले लीजिए, चाहे वी बी आर ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं फेजर रिलेशन के अकॉर्डिंग, वी आर माइनस वी वाई, या इसको आप लिख सकते हैं फेजर वी आर सम ऑफ माइनस वी वाई। इसी तरह से वी बी वाई को, सॉरी वी वाई बी, नॉट वी बी वाई, वी वाई बी को भी आप लिख सकते हैं फेजर्स वी वाई माइनस फेजर वी बी, या वी वाई सम ऑफ माइनस वी बी, इक्वेशन 4। इसी तरह से वी बी आर इज इक्वल टू वी बी माइनस वी आर इज इक्वल टू वी बी सम ऑफ माइनस वी आर, इक्वेशन 5। अब अगर आप इन इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे 3, 4 और 5 को, तो आपको ये समझ में आएगा कि लाइन वोल्टेज वी आर वाई फेजर सम है फेज वोल्टेज वी आर और फेज वोल्टेज माइनस वी वाई। यानी अगर हम फेज वोल्टेज वी आर में ऐड करते फेज वोल्टेज माइनस वी वाई तो हमको मिल जाएगा लाइन वोल्टेज वी आर वाई। इसी तरह से यहाँ पर भी सेम रिलेशन है, लाइन वोल्टेज वी वाई बी हमें मिलेगा अगर हम फेज वोल्टेज वी वाई को ऐड कर दें फेज वोल्टेज माइनस वी बी में। सिमिलरली लाइन वोल्टेज वी बी आर हमको मिलेगा अगर हम फेज वोल्टेज वी बी में ऐड कर दें फेज वोल्टेज माइनस वी आर। तो हमको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बता रहे हैं कि अगर हमें लाइन वोल्टेज चाहिए तो हम फेज वोल्टेजेस को अगर सम कर दें तो हमें लाइन वोल्टेजेस मिल जाएंगे। अब हम इन इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि फेज वोल्टेजेस को आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो तीन फेज वोल्टेजेस एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस करते हुए बना लीजिए। पहले बना लीजिए फेज वोल्टेज वी आर, फिर इससे 120 डिग्री लैग करते हुए फेज वोल्टेज वी वाई, ये एंगल 120 डिग्री, फिर इससे 120 डिग्री पे फेज वोल्टेज वी बी, तो ये भी एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, ये भी एंगल हो जाएगा 120। अब हमें ड्रॉ करना है सपोज इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड में क्या लिखा हुआ है, वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर
प्लस माइनस वी वाई, इस पे ध्यान दीजिए, वी आर प्लस माइनस वी वाई। फेजर डायग्राम में आइए, वी आर फेजर आपको दिख रहा है, ये बना हुआ है। अब आपको चाहिए माइनस वी वाई, तो वी वाई फेजर इधर बना हुआ है, इसको पीछे की तरफ आप अगर ड्रॉ करेंगे यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो वी वाई का अपोजिट हो जाएगा यानी माइनस वी वाई हो जाएगा। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे, दैट हम फेजर वी वाई को पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो ये जो फेजर बनेगा, ये फेजर होगा माइनस वी वाई। अब हम इसका फेजर सम करेंगे, किसका, माइनस वी वाई का और वी आर का। ठीक, आप इसका फेजर सम करेंगे, तो फेजर सम करने का तरीका क्या है कि माइनस वी वाई से वी आर के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और वी आर से माइनस वी वाई के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो वी आर से माइनस वी वाई के पैरेलल में लाइन ड्रॉ, जहां पे दोनों लाइनें मिल रही हैं, ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन है इससे एक लाइन बनाइए जो कि इस पॉइंट को जाके मिल जाए। तो ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की, ये रिप्रेजेंट करेगा लाइन वोल्टेज वी आर वाई। जब हमने माइनस वी वाई वाली लाइन को ड्रॉ किया था, तो वी आर और वी बी के बीच में जो एंगल 120 डिग्री था, उसको इस माइनस वी वाई लाइन ने दो इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया था। तो जो एंगल यहाँ पर है माइनस वी वाई के और वी आर के बीच में, वो एंगल कितना है, 60 डिग्री। क्योंकि 120 को माइनस वी वाई वाली लाइन ने दो भाग में बांट दिया, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ डायग्राम में एक पैरेललोग्राम बन गया है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में अगर आप ये मान लीजिए कि पैरेललोग्राम जो है ये ए बी सी और डी, ये पॉइंट है। ठीक है, इसको यहाँ से सी हटा दे, अदरवाइज ये आपको बी वाई सी समझने लगेंगे। ये है सी। ठीक, तो आप अगर पैरेललोग्राम मेथड अप्लाई करें यहाँ पर वेक्टर एडिशन का, तो आप वी आर वाई की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। उसके अलावा भी आप चाहें तो ये आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए पॉइंट बी से, तो भी आप निकाल सकते हैं वी आर वाई की वैल्यू। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करते हैं वेक्टर एडिशन का। तो उसके अकॉर्डिंग इस जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, इसमें जो रिजल्टेंट है वो इस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। तो जो रिजल्टेंट आएगा यानी मॉड ऑफ वी आर वाई विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ माइनस वी वाई स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वी आर माइनस मॉड ऑफ वी वाई कॉस थीटा। थीटा मतलब जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं वी आर और माइनस वी वाई, इसके बीच का एंगल, तो यहाँ पर वो एंगल है 60 डिग्री। तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आपको रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आप इस तरह से निकाल सकते हो। अब वी आर वाई के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए मैं कहूंगा कि आप इस इक्वेशन को ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड को और इक्वेशन फर्स्ट को, इसको देखिए तो हम बैलेंस लोड मान के चल रहे हैं, इसलिए वी आर बाई वी वाई बी वी बी आर, तीनों की जगह पे हम एक वैल्यू लिख सकते हैं, वो है वी एल। इसी तरह से जहां पे इक्वेशन में वी आर वी वाई और वी बी आ रहा हो, वहां पर हम लिख सकते हैं वीपी, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, फेज वोल्टेजेस और लाइन वोल्टेजेस, क्योंकि लोड बैलेंस है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पर अगर यूज करेंगे, ये चीज यहाँ पे भी देखिए लिखी हुई है, इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पर भी है, वी आर वाई वी वाई बी वी बी आर इज इक्वल टू वी एल, वी आर वी वाई वी बी इज इक्वल टू वी पी। तो इक्वेशन 1 2 को यूज करें अगर आप, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 we get
वी आर वाई के प्लेस पे हम लिख सकते हैं वी एल इज इक्वल टू वी आर के प्लेस पे वीपी प्लस माइनस वी वाई के प्लेस पे माइनस वीपी स्क्वायर प्लस 2 mod of VP mod of minus VP cos 60 की वैल्यू 1/2 तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया मॉड हटाएंगे आप तो माइनस हट जाएगा तो VL इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे VP स्क्वायर VP स्क्वायर VP स्क्वायर यहाँ पे VP इंटू VP स्क्वायर हो जाएगा तो रूट के अंदर बचेगा 3VP स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 3VP स्क्वायर तो रूट हटाएंगे आप तो आएगा VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स VP। तो ये रिलेशन होता है स्टार कनेक्शन में लाइन और फेज वोल्टेज के बीच में या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो दैट फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज अपॉन √3। So in a star connection, line voltage is equal to √3 times phase voltage. और लाइन करंट फेज करंट के बीच में क्या रिलेशन है ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट दैट मीन्स IL इज इक्वल टू IP। तो स्टार कनेक्शन में आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है दैट लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होता है या दूसरे शब्दों में फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज अपॉन √3 होता है और लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है। ये दोनों चीजें ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन यहाँ पर अभी तक जो पढ़ाया मैंने तो आप पूछ सकते हो। एनीवन हैविंग एनी क्वेरी? नो सर। ठीक है समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। ध्यान ध्यान आप लोगों को किस पे देना है मैं फिर से रिपीट कर देना हूँ इन रिलेशंस पे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इन रिलेशंस पे कि स्टार कनेक्शन में लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होती है एंड लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होता है। ये आपको ध्यान रखना है और ये बैलेंस लोड के लिए और जैसा मैंने कहा कि बैलेंस लोड से ही रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल वगैरह या क्वेश्चंस मिलेंगे और बैलेंस लोड का मतलब यही होता है कि तीनों फेजेस यानी तीनों वाइंडिंग का जो इम्पिडेंस है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और ये तीनों लाइन करंट के बीच में एंगल डिफरेंस 120 डिग्री है तीनों फेज वोल्टेज के बीच में एंगल डिफरेंस 120 डिग्री है तीनों लाइन करंट और फेज करंट के बीच में एंगल डिफरेंस 120 डिग्री। इन बातों का ध्यान रखते चलिए। नेक्स्ट टॉपिक डेल्टा कनेक्शन। अभी हम लोग स्टार कनेक्शन पढ़ रहे थे अब डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन से पहले मेरे ख्याल से एक टॉपिक इसमें छोटा सा है वो है पावर इन 3 फेज AC सर्किट। हम कंसीडर कर लेते हैं कंसीडर दैट लोड इज इंडक्टिव एंड फेज currents are
lagging behind to their phase voltages by an angle phi। हमने इंडक्टिव लोड मान लिया, कैपेसिटिव लोड भी मान सकते हैं, तो लीडिंग की जगह पे सॉरी लैगिंग की जगह पे लीडिंग लिख देंगे आप, बस यही चेंज है। ठीक है, हमने मान लिया कि लोड इंडक्टिव है और फेज करेंट्स फेज वोल्टेज से पाई एंगल लैग कर रही। तो अगर हम फेजर डायग्राम्स बनाएं तो फेज वोल्टेज वी आर वी बाई वी बी, फेज वोल्टेज वी आर से फेज आर की करंट पाई एंगल लैग कर रही है। इसी तरह से फेज वाई से पाई एंगल लैग कर रही है। इसी तरह से फेज वोल्टेज वीबी से फेज बी की करंट पाई एंगल लैग कर रही है। अब किसी भी एक फेज में अगर हम पावर निकालें, पहले तो वी आर को आप लिख सकते हैं वीपी, आई आर को लिख सकते हैं आईपी, इसी तरह से वीबी को भी लिख सकते हैं आप वीपी क्योंकि बैलेंस लोड है, आईबी को लिख सकते हैं आईपी, वी वाई को भी लिख सकते हैं वीपी यानी फेज वोल्टेज, आई वाई को लिख सकते हैं आईपी दैट इज फेज करंट। किसी भी एक फेज की आप बात करें कि कितना पावर होगा, तो जवाब होगा पावर इन सिंगल फेज। किसी भी एक फेज में पावर कितना होगा वीपी आईपी और इसके बीच में एंगल है फाई, तो इसका कॉस वीपी आईपी कॉस फाई। देन पावर इन थ्री फेजेस, अब टोटल पावर अगर आप निकालेंगे दैट इज पावर इन थ्री फेजेस, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स वीपी आईपी कॉस फाई। अब यहाँ पर जो पावर इन थ्री फेजेस है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे। 3 वीपी के प्लेस पे आप लिख सकते हैं वीएल बाई रूट 3। अभी कुछ देर पहले ये रिलेशन हमने आपको बताया फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज में। और फेज करंट की जगह पे लिख सकते हैं आईएल, ये भी रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो टोटल पावर इन थ्री फेजेस विल बी इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स वीएल आईएल कॉस फाई। तो थ्री फेज एसी सर्किट में एक्टिव पावर यानी कि पावर कंज्यूम का ये फॉर्मूला होता है, लार्जर यूनिट किलोवाट, स्मॉलर यूनिट वॉट्स। तो ये एक्टिव पावर का फॉर्मूला है इन केस ऑफ थ्री फेज एसी सर्किट। हम लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के टर्म्स में फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, तो इसका जवाब ये है कि जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें जो वोल्टेजेस दिए होते हैं बाय डिफॉल्ट वो लाइन वोल्टेज और लाइन करंट ही होता है, फेज वोल्टेज फेज करंट नहीं दिया जाता जनरली न्यूमेरिकल में। अगर आपको फेज वोल्टेज या फेज करंट न्यूमेरिकल में दिया जाएगा तो मेंशन कर दिया जाएगा कि इस सर्किट में फेज वोल्टेज कितना है और लाइन फेज करंट कितनी है, फेज वोल्टेज कितना है, फेज करंट कितनी है। लेकिन लाइन वोल्टेज लाइन करंट के बारे में लिखा नहीं होगा, सिंपली लिखा होगा कि 440 वोल्ट वोल्टेज अप्लाइड है थ्री फेज लोड पे, तो वो 440 वोल्ट जो बोल रहा है न्यूमेरिकल में वो आप क्या समझेंगे लाइन वोल्टेज। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है कि लोड इतनी करंट ले रहा है, मान लीजिए 30 एम्पियर लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में, तो आप क्या समझेंगे लाइन करंट। लेकिन जब भी न्यूमेरिकल में फेज वोल्टेज या फेज करंट दिया होगा तो बकायदा मेंशन कर देगा कि फेज वोल्टेज इतना है, लाइन फेज करंट इतनी है। तो इसीलिए जो पावर का फॉर्मूला है वो हमेशा लाइन वोल्टेज लाइन करंट के टर्म्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने फॉर्मूला लिखा यह है एक्टिव पावर का, जिसको कि सिंपली पावर भी कहते हैं या पावर कंज्यूम भी कहते हैं। सिमिलरली रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला थ्री फेज एसी सर्किट में Q से डिनोट करते हैं रिएक्टिव पावर को, रूट 3 वी एल आई एल साइन फाई। एपेरेंट पावर रूट 3 वी एल आई एल
और यूनिट की बात आप करें तो इसकी यूनिट होगी के वी ए आर, लार्जर यूनिट, स्मॉलर यूनिट वी आर, और इसकी यूनिट के वी ए। तो ये रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला हो गया, और ये एफरेंट पावर। तो 3 फेज इसी सर्किट में 3 तरह के पावर होते हैं, एक्टिव, रिएक्टिव, एफरेंट, जैसा कि सिंगल फेज में होता था, बस फॉर्मूला डिफरेंस है। यहाँ पर एक्टिव पावर √3 VLIL cos पाई, रिएक्टिव √3 VLIL sin पाई, और एफरेंट √3 VLIL। तो इस पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल आपको मिल सकते हैं, या फॉर्मूला में भी आपसे पूछा जा सकता है कि 3 फेज एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला इनमें से कौन सा है। तो आपको ये फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, तो आज के क्लास में इस टॉपिक यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में